बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। आज तो सारा दिन 2-3 खबरें ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर चलती रही है। एक तो यूक्रेन पे हमला, रशिया का वज़ीर आज़म का दौरा, नूर मुकद्दम केस, और फिर पिका ऑर्डिनेंस जो तरमीमी जारी हुए उसकी कार्रवाई जो अदालत में हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और फिर सियासी जोड़ तोड़ की छोटी मोटी खबरें, जरदारी साहब की मुलाकात। लेकिन बहुत सारी खबरें इन बड़ी खबरों में दब गई। और खबर यह है कि अपोजिशन, हुकूमत और रावलपिंडी तीनों ही एक दूसरे पर एतबार नहीं कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जो फाइनल राउंड है उसकी तीनों जगह पे फाइनल राउंड की तैयारियां हो रही हैं। और ये भी एक खबर है कि शायद एक नहीं 3 अदम एतमाद की तहरीक जो हैं वो कौमी असम्बली में आ जाएं। वो क्यों आए? अच्छा, ताकि जो अपोजिशन की जमातें हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रही हैं, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत ही गेम, सियासी गेम जो हैं वो कर रही हैं। जरदारी साहब अपनी गेम पे हैं, नून लीग वाले अपनी गेम पे हैं, और जो फिर इस दफ़ा जो लगाम है घोड़े की, सियासी घोड़े की, वो फिर नवाज शरीफ साहब के हाथ में है। पहले जो रशिया का दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था उस पर कि ये इसके असरात इतने नेगेटिव नहीं हैं जितने पाकिस्तानी मीडिया पे शोर मचाया जा रहा है। वो ठीक हो जाएगा, मामला ऐसा नहीं है जो कि हम समझें कि अमेरिका के मुखालफ ब्लॉक में हम चले गए हैं। वो जनाब अमरीकी जो तर्जमान हैं खारजा के, उन्होंने ये कहा है कि जनाब हमने पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है, और हमने ये कहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारी शराकत दारी है और अमरीकी मफाद हैं उनके साथ, जमहूरी पाकिस्तान के साथ। और वो कहते हैं कि हमने उन्हें कहा है, हम तवक्को करते हैं कि बावर कराएगा पाकिस्तान रूस को कि अदम इस्तेहकाम, ऐसी जंग से ग्रेज़ किया जाए जो अदम इस्तेहकाम पैदा करे खित्ते में। बहरहाल रशिया जो है वो एक बड़ी ताकत है। यहाँ कई नजूमी मार्केट में आ गए हैं जनाब, यूक्रेन पे कब्ज़ा हो जाएगा जो, उसका यार आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है, यूक्रेन की फौजी ताकत और रशिया का। और फिर रशिया एक जवास बना के बैठा हुआ है जनाब, के 15 साल पुराना माहदा जो था रेफरेंडम वाला, उसमें अमल नहीं हो रहा, सारा अमेरिका गड़बड़ कर रहा है और ये चलें और ये चलें। और वो बाकायदा अपना वो जो फतूहात है उसकी फुटेजेस भी जारी कर रहे हैं कि हमने वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया, वहाँ भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए हैं यूक्रेन में, वो जो एयर सर्विस है वो बंद है, त्यारे श्यारे, अब उनको कैसे निकालना है। हमारे सफीर साहब भी वहाँ फंसे हुए हैं। बहरहाल ये बाइडेन साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं एक मुतहिदा अपने तहजीयों के साथ मिलके सख्त किस्म का हम देंगे लाहेअमल और सख्त पाबंदियाँ करेंगे, फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। और ब्यूटन साहब जो हैं उन्होंने बड़े ज़िद्दी हो गए यार, खान साहब ने पता नहीं उन्होंने को थपकी दे दी। उन्होंने कहा कि जनाब जो भी मुदाखलत करेगा ना हमारे मामलात में, यूक्रेन वाले इशू पे, तो उसके साथ मैं वो करूँगा, मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, कि मैं वो करूँगा जो आज तक तारीख़ ने किसी के साथ नहीं किया। बहरहाल ये आलमी ताकतों का मामला है, उसके बहुत सारे जो पूरी दुनिया पे असरात भी होंगे। पेट्रोल शेट्रोल कीमतें बढ़ जाएंगी, कुछ और हो जाएगा। जर्मनी समेत यूरोपीय यूनियन के मुल्कों को बहुत सारे मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है। रशिया के से ज़्यादा गैस घुस जाती है, पेट्रोल वगैरह का मामला उनका आपस में उनके हैं। और कुछ लोग जो माहरीन हैं, मैं माहिर नहीं इसलिए मैंने कुछ लोगों से बात की है जो खारजा अमूर को समझते हैं, जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, वो कहते हैं कि बहुत सारे महादात जो माजी में हो चुके हैं रशिया के साथ, अगर रशिया पर पाबंदियाँ भी लगती हैं तो शायद उनको मुअत्तल ना किया जाए, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन की भी एक मजबूरी है। बहरहाल वो कहते हैं घेरा ज़रूर तंग करेंगे, और कौन घुटने टेकता है क्या होता है। रशिया ने अपने मकासद एक ही दिन में तकरीबन हासिल कर लिए। अच्छा, अब जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं ना, वो मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, मैंने 2 नफल भी पढ़ने जाके, कि वज़ीर आज़म साहब का वहाँ को मीडिया के साथ उस तरह टाकरा शाकरा नहीं हुआ।
जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बटके छटके मार देते हैं जापान को, चीन, और कोई अवामी खिताब भी नहीं था कि सरहदें मिला दें चीन की और पता नहीं अलास्का के साथ ना मिला दें जाके, या कहीं भी मिला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि तहरीरी अलामिया जारी हुआ है, और तहरीरी अलामिया जारी हुआ है वो अमेरिका की ज़बान या मुतालबे के करीब करीब है। एक तो वही है कि जनाब हमें बहुत सारे मामलात में जो पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है कि बहुत सारे मामलात में मैशियत के हवाले से, वो पाइपलाइन के हवाले से मुख्तलिफ दिलचस्पी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू वगैरह, हम कश्मीर का इशू वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके सामने, जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं उनके सामने रखा है। लेकिन जो अलामिया में एक वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमेरिका वाली बात, वो ये है कि जनाब वो हमने ये कहा है कि हमें बड़ी उम्मीद थी। एक तो अफसोस का इज़हार किया उन्होंने कि वहाँ जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है जंग पे, अफसोस का इज़हार पाकिस्तान ने किया है, और फिर कहा पाकिस्तान को उम्मीद थी सफारतकारी फ़ौजी तनाज़ा को टाल सकती है। ये वो रशिया वो वाली बात है जो अमरीकी तर्जमान ने पाकिस्तान के बारे में तवक्को ज़ाहिर की थी, और तसादम किसी के मफाद में भी नहीं, और वो भी कहते थे कि अदम इस्तेहकाम के लिए तसादम से गुरेज पर आमादा करेगा। हम समझते हैं रशिया को, पाकिस्तान, अमरीकी तर्जमान ने ये कहा था। बहरहाल वापस वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे तो मुलाकातें करेंगे, और फिर रावलपिंडी वाले क्या सोच रहे हैं, उस मुलाकात की तैयारी श्यारी हो रही है नहीं हो रही, ये फाइनल राउंड ही है। पहले तो मैं जिक्र कर दूं, अर्ज़ कर दूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक वो जो करार तहरीक अदम एतमाद की करारदाद है उसमें दस्तखत वगैरह जो वो एक तो कह दिया गया है तमाम अपोजिशन के जो MP MNAs हैं कि वो एक फ़ोन कॉल पे दस्तयाब रहें, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि पता ये चला है कि 3 मुख्तलिफ तहरीक जो हैं वो तैयार की गई हैं पेश करने के लिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म, और फिर सुबह का मामला जो है वो बाद में देख लेंगे क्या करना क्या नहीं करना। और इसमें भी मेरे ज़राए ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तीनों पेश कर दी जाएँ। बहरहाल तैयारी जो है वो 3 की जा रही है। उसकी वजह ये बयान की जा रही है कि जो खदशात हैं शाद खाकान अब्बासी और उस तरह के दीगर लीडरान के स्पीकर कोई उत्थे गड़बड़ ना कर देवे, करारदाद दे अदम एतमाद के हवाले से कोई रूलिंग ना दे दें, कोई और ना कर दें, गिनती उल्टी पलटी ना कर दें। वो ये कहते हैं कि अगर तीनों के खिलाफ यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को भी फारा करना हो तो फिर अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आ जाती है और वो जो अजलास हो रहा होता है उसका जो आइन का आर्टिकल 53 सब आर्टिकल 4 है उसके तहत फिर वो अजलास की सदारत नहीं कर सकते, वो फिर किसी और को वो सदारत देनी पड़ती है। बहरहाल ये इशू जो है ये जल्द चंद दिनों में हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तो खैर मार्च के मिड मार्च में या मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में, ये दूसरी 2 कहीं पहले ना आ जाए, लेकिन जो मेरा सोर्स है वो जो कह रहा है तीनों बिजक वक़्त 3 करारदादें पेश की जाएंगी। ये हो गया जनाब एक मसला। और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म साहब तरला छल्ला मारेंगे उनका कल, मुजवज़ा इम्कान है कि कल मुलाकात हो जाएगी आर्मी चीफ़ की और इमरान खान साहब की। तो वहाँ एक तो वो सारे मामलात रशिया में जो करके आए हैं वो, और दूसरा ये सियासी जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है इसके हवाले से भी कुछ मामलात होंगे। और रावलपिंडी में ये एक मैं क्या कहूँ, हाँ कह देते हैं यार अल्लाह मालिक है। रावलपिंडी वाले जो हैं, जो ज़ाहिर आर्मी चीफ़ और चेयरमैन जो चीफ़ कमेटी हैं उसके अलावा मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये एक आम तासर है कि जो फ़ौज के साथ हो रहा है अशफाक परवेज़ कियानी साहब के बाद से लेके आज तक, और जो मोराल डाउन हुआ है और फ़ौज के बारे में कौम की जो ख्वाहिशात और उमंगें हैं वो उनकी करवट चेंज हो गई है।
तो एक ट्रू सोल्जर, पक्का पक्का प्रोफेशनल, वो लाया जाए और कोई मुतनाज़ा आदमी जिस पे कोई उंगली उठ चुकी हो, जैसे फैज़ हमीद साहब हैं, जो वो लोग हैं, वो उनमें से कोई ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर कुर्रा अब निकलता है इस सूरत, अगर इस मामले पे आर्मी चीफ और उनकी कोई मुलाकात होती है, वो कहते हैं जी कबल वक्त है, जो पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जनाब कबल वक्त है ये बात करना, ये, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कोई गैर रस्मी तौर पर ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा। और फिर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर इनकी जो रिटायरमेंट है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसके बाद तो फिर 4 लोग जो बनते हैं सीनियर मोस्ट, लेफ्टिनेंट जनरल सार शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, अज़हर अब्बास साहब हैं, नमान महमूद साहब हैं और फिर फैज़ हमीद साहब हैं। तो ये इस तरह का एक, वो कह लें आप, तैयार किया जा रहा है मुलाकात के हवाले से गैर रस्मी किस्म का कोई एजेंडा। अच्छा हाँ, वो मैंने जिक्र किया था ना कि डीएनए वाला, कि डीएनए का वो मगरबी मीडिया ने फिर आज शोर मचाया हुआ है। हालांकि उधर जंग के मामलात हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के मुख्तलिफ जो अखबारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वहाँ वो जिक्र हो रहा है उसका। और कहा जी देखें जनाब ये कितने करीब होकर खड़े हुए हैं इमरान खान और फलां और टिमका, और फिर फ्रांसीसी सदर को बिठाया हुआ था, और फिर ईरानी सुप्रीम कमांडर के दौरे की कुछ तस्वीरें भी वो शेयर कर रहे हैं, और जर्मनी के चांसलर की कि जनाब देखें उस वक्त पुतिन ने उनको दिया नहीं डीएनए वाला हो इशू, कि डीएनए वो ले लेते हैं जब मवाद लेते हैं कोरोना के नाम पे, तो फिर डीएनए कोरोना टेस्ट तो खैर वो हुए हैं इनके, तो अब पता नहीं वो डीएनए हुआ कि नहीं। वो तो बहरहाल खदशात और एक मिथ ही है ना, वो हतमी थोड़ा है कि वो डीएनए उससे लेके उनका वो टेस्ट उस्ट भी करते हैं और निकालते भी हैं बहरहाल। और दूसरा इशू जो है वो जो ख़तून अव्वल के तवीज़ गंडे तवीज़ धागे का जो जिक्र है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। वो आज जब वो पीका तरमीमी आर्डीनेंस वाले केस की समाअत हो रही थी, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब आप गैर आइनी डिक्लेयर करके इसको सेटिसाइड तो कर सकते हैं, कलअदम तो कर सकते हैं, लेकिन ये गल कोई नहीं ऐसी, मैंने को मशवरे करने हैं वज़ीर आज़म के साथ भी और बाकी भी, तो मुझे कोई 1 हफ्ते की मोहलत दे दें, 10 दिन की मोहलत दे दें। देखें उन्होंने कहा कि देखें ना जी, किसी की बेगम को जादू टूना करती है ये कहा जाए तो ये मुनासिब बात तो नहीं। बहरहाल फिर उसकी जो अगली कार्रवाई है वो 10 मार्च तक चलेगी, लेकिन जादू टूना जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुँच गया हुआ है। जैसे वो मुराद सईद वाले इशू पर रेहाम खां की किताब का चर्चा जगह जगह हो रहा है, इससे एक चीज़ और भी साबित होती है जो अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया है, इससे तो एक चीज़ ये भी साबित होती है कि जनाब ये फ़र्द वाहद के लिए सिर्फ इसलिए ये लाया गया है पीका कि वज़ीर आज़म या उनके ख़ानदान के लोगों के बारे में कोई बंदा बात ना करे। तो जज साहब ने कहा है कि यार तुसी तो सेल्फ सेंसरशिप ला रहे हो, बंदियां नूं इन्ना डरा रहे हो कि अपने आप ही मुँह बंद करके बैठे रहें। वो दीगर जो कवानीन है रियासती उनके तहत करें कार्रवाई जो गड़बड़ होती है। ये नहीं हो सकता कि आप जनाब उनको डरा के कहें कि तुसी गल ही ना करो। बहरहाल अच्छा, अब आते हैं जनाब ये गेमें क्या डाल रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले और हमारे नून लीग वाले और दीगर जमातें जो हैं पीडीएम वाली, वो भाई जी बात ये है कि थोड़ी थोड़ी गेम सारे डाल रहे हैं। जरदारी साहब अपनी एक गेम ये डाल रहे हैं, ज़ाहिर है जब अगले इलेक्शन होने हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें होंगी, पीटीआई का भी बीच में मामला होगा, तो जरदारी साहब चाहेंगे कि नून लीग वो उतनी तादाद में सीटें ना ले सके कि जो उनको खुल खेल सके। तो नून लीग की ये ख्वाहिश होगी कि पीपल्स पार्टी वाले वो एक गेम ऐसे ना डाल लें कि हुकूमत बनानी, ज़ाहिर दोनों ने हुकूमत बनानी है, हुकूमत के लिए करना है। जरदारी साहब के बारे में ये सुना ये जा रहा है कि वो चाहते हैं कि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला मिल जाए। उसमें 2 इशू हैं, एक तो नून लीग वाले कहते हैं कि जनाब इसको ज़रा फौरी इलेक्शन, लेकिन वो अब ये पता चला है कि शायद फौरी इलेक्शन की बजाय 5 साल तक यानी 15-16 महीने मज़ीद अगर चौधरियों को मिल जाती है पंजाब में, फिर चौधरियों को कौन जो वो है वो काबू करेगा।
चौधरी तो ज़ाहिर अपनी सियासत के लिए हुकूमत करेंगे। माजी में जो उनकी हुकूमत रही है वो अच्छी हुक्मरानी रही है, वो कोई बैड गवर्नेंस नहीं थी इनकी, गुड गवर्नेंस आती है। वो जो अगर तारीख देखें पंजाब में हुकूमतों की, तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की वज़ारत आला जो है ये पहले दूसरे नंबर पे है। ये तो वो ज़ाहिर अपनी गेम करेंगे। और नून लीग को कतन किसी सूरत, मेरे ज़राए ये कह रहे हैं, ये कबूल नहीं है कि पंजाब एक दिन के लिए भी किसी के हवाले किया जाए। इसलिए अब जो बाल है वो जो समरी तैयार करके या पॉइंट्स जो हैं जरदारी साहब ने बनाए वो दे दिए नवाज शरीफ साहब को। अब नवाज शरीफ साहब करेंगे इंतज़ार उसका। और दूसरी, आज मिले हैं जरदारी साहब, तो मैंने कहा था कल या परसों वीलाग में कि एक एक वोट के लिए जान की बाजी लड़ा रहे हैं ये अपोजिशन वाले तहरीक अदम-ओ-एतमाद के हवाले से। मैंने कहा था वो एक वोट है जमात इस्लामी का, लेकिन उसके लिए भी ये पूरा जोर लगाएंगे। आज गए हैं वहाँ मंसूरा में जरदारी साहब और बाहर निकले हैं, और बाहर निकल के उन्होंने वी का निशान बनाया कि ओ, यानी इसका मतलब कि मैं जिस काम के लिए आया था वो कामयाब रहा। अंदर अंदर हंसा मजाक भी होता रहा। और रक्साना बंगश साहबा साथ थी, तो तारफ शारफ के मौके पे जरदारी साहब ने कहा कि मैं तेन क्या थे बुरका पा के जा, यानी मौलाना साहब से मिलना है तो बुरका शुरका पा के। अब उन्होंने ले लिए हैं 2 दिन की मोहलत। और मैं पिछले वीलाग में कह चुका हूँ 48 घंटे एंगेज रखना है इन सबको। ये कहीं से कोई कहा गया है, इशारा है। और फिर ये इंतज़ार जो है ये कोई माने ना माने, एक ख़ास इशारे का इंतज़ार ज़रूर है इनको सब कोई, बशमूल नून लीग, कि वो इशारा जो मैंने ज़िक्र किया कि वज़ीर-ए-आज़म और रावलपिंडी वालों की अगर मुलाकात होती है तो उस पर वो भी एक दूसरे पे एतबार नहीं कर रहे। ये मैं बता रहा हूँ, रावलपिंडी वाले इमरान खान पे एतबार नहीं कर रहे हैं, इमरान खान साहब रावलपिंडी वालों पे एतबार नहीं कर रहे हैं, और ये रावलपिंडी वाले अपोजिशन वालों पे और अपोजिशन वाले रावलपिंडी वालों पे एतबार नहीं कर रहे कि जनाब पता नहीं आखिरी वक्त तक की हो जाना। और ये वहाँ से ये तासर दिया जा रहा है बार बार रावलपिंडी से कि जनाब हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम गैर जानबदार हैं। गैर जानबदारी का मतलब ये होता है कि जनाब ना अपोजिशन कुछ कहना, ना हुकूमत कुछ कहना, और हुकूमत की मदद ना करना, वो एक उस ये बन जाता है कि जनाब वो हुकूमत की शायद मुखालफत कर रहे हैं। वो कहते नहीं जनाब हम अपने काम आप ही निबेड़ो। और फिर वो एक और चीज़, इस बात की भी बात की जा रही है, ये एक मुझे याद आया अभी, वो पॉइंट लिखा हुआ था भूल गया था मैं। जो मामला चल रहे हैं रावलपिंडी और अपोजिशन के दरमियान, वो ये कह रहे हैं कि हम साबित कर देंगे, आप देख लीजिएगा कि हम किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। हम जो इमरान खान के बंदे ना तोड़ के आपको देंगे, ना हम इमरान खान को जो छोड़ना चाहते हैं उनको रोकेंगे। लेकिन अगर आपकी तहरीक नाकाम हो जाती है तो फिर ISI वाला इल्ज़ाम ना दीजिएगा। ये एक शर्त उनकी तरफ से है कि फिर साढ़े ते इल्ज़ाम मलजूम ना लाना। और जो मैंने जरदारी साहब का कहा कि जरदारी साहब क्या गेम कर रहे हैं, जरदारी साहब मैंने ये बताया था कि 56 के करीब ऐसे PTI के लोग हैं जो उन्होंने पकड़ दकड़ के साथ में लाए हुए हैं। तो ये अजीब इत्तेफाक है कि जरदारी साहब ने जो मैंने अर्ज़ किया था कि ये काफ लीग वाले कहते हैं जनाब 11 बंदे हमारे साथ भी हैं PTI के, सानू 5 ना समझो, सानू 16 समझा जाए। इसी तरह ये कह रहे हैं जरदारी साहब कि पंजाब में 56 बंदे मेरे साथ हैं, यानी हमारे 7 बंदे ना समझे जाएं पंजाब में MPA, वो कहते हैं हमारे 56 हैं, यानी कि वो 63 बंदे समझ लें, वो कहते हैं हमारे पास हैं। तो इसलिए जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब इनको, मैं क्योंकि उसके साथ हूँ परवेज़ इलाही के, इसलिए परवेज़ इलाही को बना दिए। अब फैसला होना है लंदन से, ये जो मामला तय हुए इस हवाले से कि जनाब मरकज़ में हुकूमत बना ले। अगर शहबाज शरीफ साहब मरकज़ में आते हैं तो फिर इसका मतलब 16 माह वाला ही है, और अगर पंजाब में फिर परवेज़ इलाही साहब आते हैं तो फिर ज़ाहिर है वो अपनी एक गेम करेंगे। फिर फौरी इलेक्शन वाली जो बात है
وہ میرا خیال ہے وہ کرینے کے آس نہیں ہوگی بلکہ بعیدز کے آس ہوگی. تو یہ ساری کھچڑی پک رہی ہے. یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لندن سے بھی جواب جو آ جائے گا، یہ ان کے آپس کی ملاقاتیں بھی. اور کل میں نے ایک ویلاگ میں یہ عرض کیا تھا کہ کاف لیگ اس لیے اہم ہے کہ جس طرف کاف لیگ جائے گی، جو حکومت کی دیگر اتحادی جماعتیں وہ بھی اس طرف جائیں گی. اس کا آج کھل گیا ہے، یہ نتارہ ہو گیا ہے. آج جب مونس صلاحی اور امین الحق صاحب جو وفاقی وزیر ہیں MKM کے، ان کے درمیان جو رابطہ شابطہ ہوا ہے، تو وہ سیم بات. اور جو ان کے کنوینر ہیں MKM کے خالد مقبول صدیقی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب وہ بارڈر لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی حکومت کے ساتھ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. اور امین الحق صاحب نے اور MKM کا جو بات سامنے آئی ہے مونس صلاحی کے حوالے سے کہ جناب ہمیں اعتماد ہے کاف لیگ پر، جس طرف کاف لیگ جائے گی ہم بھی اسی طرف چلیں گے. یہ بات ہوئی ہے. اور یہ کل میں کہہ چکا ہوں کہ کاف لیگ جس طرف جائے گی سارے اس طرف جائیں گے اتحادی جو ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لیڈر جو ہے، جو فرسٹ پرائرٹی ہے یا قابل اعتبار اتحادی ہے راول منڈی والوں کا، وہ کاف لیگ ہی ہے. کاف لیگ کو جو کاف لیگ کر رہی ہوگی باقی بھی اس کی تقلید کر رہے ہوں گے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.